नमस्कार दोस्तों, आज हम सी टेट पेपर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये पेपर 2016 का है और इसमें हम आज जो इसके 30 क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। तो हमें ये देखना है इसमें कि ऑप्शन कौन सा सही है। हमारा उद्देश्य हमेशा आकलन में ये रहेगा कि आकलन सिर्फ हमारा स्मरण शक्ति का ना हो, बोध का भी हो। इसके साथ साथ आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता भी मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें। तो यानी कि असेसमेंट का पर्पज़ ये है कि आप अपनी कमियों को देख सको, ना कि आप हमेशा तुलनात्मक करते रहो कि मैं उससे अच्छा हूँ या वह मुझसे अच्छा है। हाँ, ये एक बाद में चाहिए होता है हमें, ये हायर लेवल है इस चीज़ का। बट आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का। तो आकलन का उद्देश्य यह नहीं है कि आप भय का वातावरण का संचार करें। तो इसमें ऑप्शंस ए और सी बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए हम ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन 2009 ने हमें बताया है कि एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू इट्स एजुकेशन। और यहाँ पे राइट टू एजुकेशन जब है तो हम जो भी अपंग बच्चे हैं या जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, हम उन्हें मुख्य धारा से वंचित नहीं रख सकते। इसीलिए हमें समावेशी शिक्षा को, यानी का जो हमारा करंट एजुकेशन जो नॉर्मल स्कूल्स रन हो रहे हैं, उन्हीं नॉर्मल स्कूल्स में हम स्टूडेंट को अपने लेके जाएं, यानी कि अपने बच्चे को लेके जाएं। हम उन्हें ये फील ना कराएं कि वो इस पूरी सोसाइटी से अलग हैं। तो इसके अनुसार आप देखिए, अब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो पूरी तरीके से सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। हम व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में उन्हें क्यों भेजेंगे भाई? उन्हें नहीं भेजना है, हमारा काम है उन्हें मुख्य धारा में लेके आना, अलग नहीं रखना। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उन्हें नहीं रखना है हमें, जो उन्हें आवश्यकता और सहायता उपलब्ध कराएं। नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें उन्हें मुख्य धारा वाले में जोड़ना है। इसीलिए हमें उन्हें नॉर्मल स्कूल्स में लेके जाना होगा। हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को फोकस करना होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। सो नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगी और एक सर्वमान्य तरीके से सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। नहीं, जब बच्चे कभी भी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं तो हमें उनकी पृष्ठभूमियों का अनदेखा नहीं करना है कभी भी। ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसी के बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, समान आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों का समूह बनाएगा। तो यहाँ पे आप ग्रुपिंग करने की बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक स्टेटस। इसके बाद ये ऑप्शन भी गलत है। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। नहीं, हम ऐसा किसी बच्चे से नहीं कहेंगे कि भाई तुम वंचित पृष्ठभूमि को इसलिए तुम्हें अतिरिक्त परिश्रम करना चाहिए। नहीं, ये ऑप्शन भी इसी के साथ गलत है। इसके बाद हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान न देना होगा। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हर बच्चा अपनी एक स्पेशलिटी लेके आता है और आप किसी बच्चे से ये नहीं कह सकते कि भाई हम तुम्हारा आर्थिक स्तर कमज़ोर है इसलिए तुम्हें अलग रहना है या अन्य बातें।
तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। नाउ हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, अब हमें बात कर रखी है इसमें समीप, दूराभिमुख, भिन्न भिन्न दिशा, सो दैट इज़ प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब इसके बाद है हमें शिर पदाभिमुख, इसके बाद है अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। तो अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि समीप दूर यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या आएगा। तो इसमें देखिए समीप, दूराभिमुख, भिन्न भिन्न दिशा, तो इसके लिए आप जाइए शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि आपका सेंटर से टुवर्ड्स द आउटवर्ड ऑफ द बॉडी। इसके बाद आपका आता है शिर पदाभिमुख, जैसे सिर हम जानते हैं शिर, और पदाभिमुख यानी कि सिर से पैर की ओर। इसके बाद जो कि आपका ऑप्शन से 2 के सामने 2 में दे रखा है सिर से पैर का क्रम। इसके बाद आता है आपका अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक में हम जानते हैं जैसे कि हर बच्चा अलग अलग दर से ग्रो करता है। तो आप बच्चों को जब भी कंपेयर करेंगे तो एक बात को आपको बहुत ध्यान में रखना होगा कि दैट एवरी चाइल्ड इज़ possess their individual characteristics। इसके बाद आता है आपका अंतरावैयक्तिक, जहाँ पे अंतरावैयक्तिक में आप देखेंगे किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। तो यानी कि एक ही व्यक्ति में किसी एक क्षेत्र में विकास दर तो बहुत तेज़ हो सकती है तो दूसरे क्षेत्र में कम हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हो सकता है बच्चा एक अच्छा प्लेइंग क्रिकेट अच्छा खेल रहा हो या अन्य स्पोर्ट्स अच्छा खेल रहा हो, इसके साथ साथ वो पढ़ाई में उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पा रहा हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो अब आप ऑप्शन नंबर 1 देखिए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है कि संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों चीज़ें संज्ञान और संवेग यानी का कॉग्निशन और इमोशन जो है हमारे किसी भी इंडिविजुअल में होते हैं, दे आर वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग तो नहीं होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं। नहीं, संज्ञान और संवेग कभी भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रह सकते। आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। ऑप्शन इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि आपको जैसे कॉग्निशन, आपको किसी चीज़ के नॉलेज है और आपका इमोशन है, तो नॉलेज और इमोशन दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। यानी कि योर कॉग्निशन एंड योर इमोशन इफ़ेक्ट ऑल द डिसीजंस इन योर लाइफ, वॉट एवर डिसीजन यू टेक। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है विविध शिक्षार्थी वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना सक्रिय रूप से, ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों की तुलना को बढ़ावा देता है। और चौथा ऑप्शन है आपका सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो हम एक बार देखते हैं कि सही ऑप्शन इसमें क्या होगा।
सो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा हमने अभी राइट टू एजुकेशन वाला क्वेश्चन देखा, वहाँ पे हमने इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देखा, तो वहाँ से हमें एक बात समझनी चाहिए, जब हमारे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी एक समावेशी शिक्षा में पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको वहाँ पर सहयोगी अधिगम को प्रमोट करना चाहिए, सहयोगी अधिगम को प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो डिफरेंट बैकग्राउंड के इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में आपस में एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस बढ़े। ठीक है, आप जब कोऑपरेटिव लर्निंग कराएंगे, इट मीन्स जब वो एक दूसरे से सीखेंगे, तब उनके बीच में एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, उसमें दिया है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, हमें कोऑपरेटिव लर्निंग को तो प्रमोट करना है। अच्छा, केवल कभी कभी ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों की तुलना को बढ़ावा देता है। नो, कोऑपरेटिव लर्निंग में लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, यहाँ पे आप तुलना को बढ़ावा नहीं देना है। हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग में है यह है कि अगर आपको कुछ आता है तो हम आपसे सीखेंगे, हमें कुछ आता है आप हमसे सीखेंगे, तो इस तरीके से कोऑपरेशन बढ़ेगा। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया। नहीं, हमें निरुत्साहित करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट की जहाँ बात आती है, हम यहाँ पे कहेंगे वी मस्ट प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग एमंग द स्टूडेंट्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ऑप्शंस देखते हैं इसमें। विभिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर। इसके बाद ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। और इसके बाद चौथा है मानक दर्शक निर्देशक देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान मानदंड निर्धारित करके। सो इसका हम आंसर को सिलेक्ट करना है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। सो इसमें आप ऑप्शंस को देखिए, आपको कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि हम बात करते हैं विविधता की, विविधता को में हमें भिन्नताओं को स्वीकार करना होगा, ये बात बिल्कुल सही है हमारे लिए। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। तो यानी कि जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं, हमें उस पृष्ठभूमि को संसाधन की तरह यूज़ करना है। यानी कि हमें जो एक बात कही गई थी एनसीएफ में, कही गई है कि वी मस्ट यूज़ द डाइवर्स बैकग्राउंड एज ए रिसोर्स। यानी कि हम अब अगर हम लैंग्वेज के लिए भी बोला गया था कि भाई अगर एक मल्टीलिंगुअल क्लास है तो एक टीचर को परेशान नहीं होना चाहिए, इसे एक रिसोर्स की तरह यूज़ करना चाहिए। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। जब आपके बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं क्लास में, तो आपको डिफरेंट टाइप की यानी का और हमें यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से भी हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर लर्नर अलग तरीके से सीखता है। जैसे सम आर ऑडियो लर्नर्स, सम आर विजुअल लर्नर, सम आर काइनेस्थेटिक लर्नर। तो कुछ सुन के सीखेंगे, कुछ देख के सीखेंगे, कुछ करके सीखेंगे। तो इस तरीके के हमारे पास लर्नर्स होते हैं। अब चौथा है कि आप मानक निर्देशक यानी कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड आप दें। नहीं, ये गलत है। आपको यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड दे के आप डाइवर्सिटी को तो केटर नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का उपयोग करने को कहती है। किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो हमें इसका आंसर देखना है कि तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढकने के लिए कहती है,
छुओ और छुओ तथा अनुभव करने वाले सूचना पटों का उपयोग करने को कहती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई तीखी धार को ढकने के लिए इसलिए कह रही है कि ताकि उससे किसी को हार्म ना हो। दूसरी बात है छुओ तथा अनुभव करो, तो छुओ तथा अनुभव करो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में आएगा जो दृष्टि विकलांग यानी कि जो देख नहीं सकते। जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए आप छुओ तथा अनुभव करो के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। इसके बाद ये और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। हालांकि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, तो हम इसे टिक कर देते हैं पहले। इसके बाद ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी, नहीं, उनके लिए बिल्कुल नहीं, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है कि जो सीख नहीं सकते उन्हें हम छुओ और अनुभव करो, ऐसा नहीं करेंगे। सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, नहीं, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी को आप छुओ तथा अनुभव करो की बात कहते हैं कि भाई तुम छुओ और अनुभव करो, नहीं, ये भी गलत होगा। इसके बाद श्रवण विकलांग, जो श्रवण विकलांग है, जो सुन नहीं सकता, आप उसके लिए छुओ और अनुभव करो की बात उतना मायने नहीं रखेगी जितना कि दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए रखेगी। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, दो, जो कि पूर्णतः सही है ऑप्शन हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छी शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त करने का अवसर देते हैं, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तथा वो तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, और चौथा है प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। सो ऑप्शंस देखते हैं। हमें पहला ऑप्शन देखने से ही यहाँ पता चल रहा है कि उनके चिंतन को प्रेरित करते हैं, यानी कि उनकी थॉट प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं और उन्हें विविध विचारों में व्यस्त करने के अवसर देते हैं, जो यानी कि डिफरेंट डाइवर्स थॉट्स हैं उसमें एंगेज करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। तो अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम हैं। अब मान लीजिए कोई प्रतिभाशाली बच्चा है और उसके सामने आपने कोई टास्क रखी, तो वो टास्क ऐसी होनी चाहिए जो उसे विभिन्न एंगल्स से सोचने का मौका दे। ऐसा ना हो कि वो सिंगल एक ही उस एंगल से सोच पाए, नहीं, उसे चांसेस देने, आपको मौके देने हैं उसे कि भाई ये भी हो सकता है। आपको इस तरीके का मेथड एडॉप्ट करना है या इस तरीके का एटमॉस्फेयर कल्टीवेट करना है ताकि उसे सोचने का ज़्यादा मौका मिले। उसके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित नहीं, हम आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने की बात ही नहीं कर रहे। कोई ज़रूरी ही नहीं कि हर प्रतिभाशाली बच्चा आक्रामक हो, तो यहाँ से ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। और हम उन्हें उपहार देने में उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने के लिए प्रेरित करें कि भाई अधिगम का न्यूनतम मानक ये है, लर्निंग मिनिमम जो है हमारा लेवल, उसे अचीव करना है, नहीं, हमें वो भी नहीं करना। इसके बाद चौथा आता है प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति, तो हमें उन्हें याद कराना नहीं है भाई कि रट लो चीज़ों को तो तुम आप मास्टरी कर लोगे, नहीं। यहाँ पे हम अगर एक बात देखें तो हमें ऑप्शन नंबर 1 से देख के समझ में आ रहा है कि क्रिएटिविटी को नर्चर कर रहा है। यहाँ पे क्रिएटिविटी को नर्चर करने की बात कही गई है उसके। सो इसका बेस्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विशेष जाति और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, ये पूरी तरीके से गलत लग रहा है पढ़ने में ही। सो इसके बाद विद्यार्थी विद्यालयों से असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, ये भी ऑप्शन हमें गलत महसूस हो रहा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर हम बात करें कि भाई बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, तो आप बच्चे को उस तरीके से ट्रेन नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट है, आप अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही यूज़ कर रहे हैं।
इसके बाद आपका आता है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवसाय प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखता। हाँ, ये बात सही है कि विद्यालय हर बच्चे की नीड का ध्यान नहीं रखता है, इसलिए भी बच्चे फेल होते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सी और डी दोनों ऑप्शंस ही आपके दे रखे हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।